जगह जगह सीलन, छत से टपकता पानी, लेकिन आंगन में तुलसी का हरा भरा पौधा। सुबह का समय है। माँ सावित्री देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। धुएं से आंखें जल रही हैं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सहनशील मुस्कान। अंदर वाले कमरे से हंसने की आवाज आती है। निशा, आज कॉलेज में सबकी नजर हम पर ही होगी। देखना, ये कान के मेरे ऊपर कितने सुंदर लग रहे हैं। और क्यों नहीं, गोरा रंग, लंबा कद, भगवान ने सब कुछ बेस्ट हमें ही दिया है। और ये कान के झुमके तो बस एक फॉर्मेलिटी है। वैसे मुझे अगर कोई टक्कर दे सकता है ना, तो वो बस तू ही है। अरे तू भी गोरी है बहुत, बिल्कुल दूध मलाई। उसी समय दरवाजे के पास खड़ी होती है काव्या। सांवला चेहरा, साधारण कपड़े, आंखों में अपनापन। वो उन दोनों को देख रही होती है। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? आज मुझे भी कॉलेज में फॉर्म भरना है। हमारे साथ? तू हमारे साथ जाएगी? हाँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? अरे रहन दे, तू अलग ही ठीक है। अगर तू हमारे साथ जाएगी तो तेरी वजह से सब लोग हमारा भी मजाक बनाएंगे। और नहीं तो क्या, इतनी काली है तू। एक तो पता नहीं क्या सोचकर हमारे सामने आ गई। तूने अपना चेहरा भी देखा है? अरे तू कुछ भी कर ले, काली की काली ही रहने वाली है। दीदी, आप ऐसे क्यों कहती हो? मैं भी आपकी ही बहन हूं ना। ये काला रंग तो भगवान की देन है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। फिर इसके लिए मुझे क्यों कोसना? हाँ, सब तेरी ही गलती है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि तू हमारी बहन है। तेरी वजह से हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। काव्या चुप हो जाती है। गायत्री ने सब सुन लिया होता है। अरे बेटा, तीनों साथ चलो ना, बहने हो, साथ रहो। माँ, आप हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेती हो? इसी तरह दोनों गोरी बहनें हमेशा काव्या को नीचा दिखाती हैं, उसका मजाक बनाती हैं। कुछ दिनों बाद दरवाजा खुलता है। 3-4 सहेलियां अंदर आती हैं। वाह राधिका, निशा, कितनी सुंदर लग रही हो। उसकी नजर काव्या पर जाती है। ये कौन है? अरे ये नौकरानी है। नहीं दीदी, मैं तो आपकी बहन हूँ। आप क्यों झूठ बोल रही हो? ओह, इसका रंग, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तुम दोनों गोरी और ये काली कलूटी। हाँ, इसे बचपन से ही अलग रखते हैं, वरना हमारा स्टेटस खराब हो जाता है। काव्या की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ कहे अंदर कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है और तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगती है। क्या सिर्फ रंग की वजह से ही मैं गलत हूँ? बाहर सब काव्या का ही मजाक बना रहे थे। रात का समय, छत पर तीनों बहनें लेटी होती हैं। दीदी, मेरी शादी किसी करोड़पति से होगी। एसी वाला घर, नौकर, कार, सब कुछ होगा। और मैं तो विदेश सेटल हो जाऊंगी। मेरी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से होगी। अगर पति समझदार हो, प्यार करने वाला हो, तो छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है। अरे ये देखो, कितनी छोटी सोच है इसकी। गरीब सोच गरीब ही रहती है। तुझे तो कोई गरीब भी शायद अपनाने से पहले सोचे। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ छत पर आती है। बस करो तुम दोनों, आखिर काव्या बेइंसान है। माँ, सच तो कड़वा होता ही है। काव्या उठकर चली जाती है। कमरे में आकर आईने में खुद को देखती है। अगर भगवान ने रंग दिया है तो दिल भी तो दिया है। कुछ दिनों बाद राधिका की एक अमीर लड़के से शादी तय हो जाती है और जल्द ही शादी का मुहूर्त भी आता है। वाह राधिका, तू तो किसी रानी से कम नहीं लग रही है। अब मैं भी बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ। रोहन एंट्री करता है, महंगा सूट, और जाकर सीधा मंडप में बैठ जाता है। लेट्स फिनिश द रिचुअल फास्ट, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। राधिका की खुशी जैसे ठहर जाती है। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल चली जाती है और एक ही महीने में निशा की भी बड़े अमीर घराने के लड़के से शादी तय हो जाती है। करण फोन पर बिजी। करण, आज हमारी शादी है। हाँ हाँ, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक तो पहले ही इतने तामझाम, ऊपर से अब तुम इतनी बकवास कर रही हो। अरे नौकर लगे तो हैं काम पर। निशा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन भीड़ में छुप जाती है। दोनों बहनों की शादी के बाद काव्या की शादी भी तय होती है। छोटा सा मंदिर, सादगी, शांति और अपनापन। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर इज्जत और प्यार की कभी कमी नहीं होगी। जी, मुझे यही चाहिए था। भगवान मेरी काव्या को हमेशा खुश रखना। राधिका का बड़ा ससुराल, बड़ा बंगला, सफेद दीवारें, ठंडा माहौल। सुनो, इस घर में बहू को नियमों में रहना पड़ता है। एक ही बात को कितनी बार समझाना पड़ेगा?
ये बाहर खड़े होकर चीप गोलगप्पे खाना शोभा देता है क्या? माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। राधिका सिर झुका लेती है। रात को राधिका अपने पति से कहती है, रोहन, आज मेरे साथ डिनर कर लो। कार्ड रखा है, ऑर्डर कर लो। रोहन की बात सुनकर राधिका अकेले मेज पर बैठी रहती है। वही महल जैसा घर, लेकिन हर कदम पर निगरानी। निशा की जिंदगी कुछ अलग ही थी। किससे पूछकर तुमने नौकरों को ज्यादा पैसे दिए? माँ जी, उनकी तनख्वाह का समय था और इस महीने हमारे घर पर पार्टी भी हुई थी और बेचारे नौकरों ने कितनी मेहनत की थी। ये उनका काम है और अगर तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है तो अपने गहने बेचकर पैसे दो। आई बात समझ में? निशा की आंखें भर आती हैं और वो अपने कमरे में जाती है। आज बहुत अकेलापन लग रहा है। आज हम कहीं बाहर चले? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर शिकायत क्यों? कहीं और जाना है तो जाओ, पार्क में घूम आओ। निशा चुप हो जाती है। आईने में खुद को देखती है। क्या यही अमीरी है? छोटा घर, मिट्टी की खुशबू। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी काव्या रह रही होती है। बहू थक गई होगी, पहले चाय पी ले। ला, मैं खाना बना देती हूँ आज। आज रोटी मैं बनाऊंगा। मैं बना लूंगी खाना माँ जी। एक हफ्ते में 3 दिन तुम बनाओ, बाकी दिन हम बना लेंगे। काव्या मन ही मन मुस्कुराती है। सुबह का समय, कच्चे घर के आंगन में धूप फैल रही है। मिट्टी की खुशबू, चूल्हे से उठता धुआं। काव्या उठकर सबसे पहले आंगन साफ करती है। सास शांति देवी मटके से पानी निकाल रही है। बहू, तू क्यों इतनी जल्दी उठ गई? अरे थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, घर अपना है, काम भी अपना है। आज तक किसी ने मुझे माँ कहकर नहीं बुलाया। आज तुम्हारी पसंद की भिंडी लाया हूँ। सच? आपको याद है? पत्नी की पसंद भूलने वाला पति पति कहलाने लायक नहीं। ऐसे ही तीनों बहनों के अपने अपने दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद बड़ा अस्पताल, एसी कमरे में राधिका बिस्तर पर पड़ी होती है। रोहन? राधिका को होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाती है। मैं यहाँ कैसे आई? रोहन, रोहन। राधिका की आवाज सुनकर वहां नर्स आती है। मेरे पति कहाँ हैं? मैडम, आपके पति ने कहा है कि वो मीटिंग में है और आप गाड़ी से खुद घर चली जाएंगी। मुझे यहाँ कौन लाया? आपके घर के नौकर लेकर आए थे और उन्होंने ही आपके पति से भी बात करवाई। मेरी सास या ससुर तो आए ही होंगे ना? आप उन्हें बुला दीजिए। नहीं मैडम, वो नहीं है यहाँ। आपके पति ने ही मैसेज दिया है कि आपके सास ससुर शहर के बाहर पार्टी में गए हैं। अगर आप कहें तो हम किसी को बुला लेते हैं जो आपको घर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। नर्स वहां से चली जाती है। राधिका की आंखों से आंसू बहते हैं। जिस अमीरी के लिए मैंने सब छोड़ा, आज वही मुझे अकेला छोड़ गई। ना यहाँ मेरी सास खड़ी है, ना ससुर, और पति ने तो मुझे पूछा तक नहीं। राधिका हॉस्पिटल से सीधा अपनी माँ के घर चली जाती है। अरे राधिका, तू यहाँ अचानक? वो भी क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक है सब। दरअसल आपकी याद आ रही थी और कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं। तेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें काफी चोट आई है। मैं वहीं जा रही हूँ, तू यहाँ आराम से रह। मेरा वहां जाना ज्यादा जरूरी है, तू समझ सकती है ना बिटिया? हाँ माँ, आपका वहां जाना जरूरी है। मैं समझ रही हूँ, आप जाओ, मैं यहाँ रह लूंगी। गायत्री चली जाती है। राधिका अपनी माँ के घर ही रह रही थी। कुछ दिनों बाद निशा को भी चक्कर आने लग रहे थे। निशा बार बार अपने पति को कॉल करती है। करण, फोन उठाओ। फोन कट जाता है। आज सच में कोई नहीं है। क्या करूं? तबीयत भी ठीक नहीं है। करण तो आने से रहे, माँ जी भी यहाँ नहीं है। ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? माँ के घर चली जाती हूँ। निशा भी अपनी माँ के घर आती है। दोनों अमीर बहनें वहीं थी, लेकिन उनकी माँ अपने भाई के घर गई थी और दोनों बहनें अपने अपने कमरे में आराम करती हैं। कुछ दिनों बाद साधारण कपड़ों में काव्या अंदर आती है, हाथ में फल और आंखों में चिंता। दीदी, आप दोनों की इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? मैं क्या आपकी बहन नहीं हूँ? पर मैं अब यही हूँ, आप चिंता मत करो। काव्या, तू यहाँ? हाँ दीदी, मुझे जैसे ही पता चला कि आप दोनों की तबीयत खराब है और आप माँ के घर पे हो, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ी चली आई। और तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर को कौन संभालेगा? अरे मेरी सास है ना, और मेरे पति भी घर के काम कर लेते हैं। तुम बहुत किस्मत वाली हो।
जो तुम्हें इतना अमीर ससुराल मिला है। अरे अमीर ससुराल तो आप दोनों का है, मैं तो गरीब हूँ दीदी। असली अमीर तो तुम ही हो। हम अमीर हैं पर अकेली हैं। हर चीज हमें सोच समझ के करनी पड़ती है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है। काव्य अपनी दोनों बहनों की काफी सेवा करती है, उनका काफी अच्छे से ख्याल रखती है। अपनी तबीयत खराब होने के बाद दोनों अकेली हो गई थी, लेकिन वहां उनकी छोटी काली गरीब बहन उनका साथ देती है। 2 हफ्ते बाद दोनों की तबीयत में काफी सुधार आ जाता है। हमने तुझे कितना दुख दिया, हमने तुझे कभी बराबरी नहीं दी, और आज तू हमारे साथ खड़ी है। तेरा भी तो ससुराल है, तुझे तेरे ससुराल वाले ताने देंगे। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, बस प्यार चाहा था। और मेरे ससुराल वाले मुझे ताने क्यों देंगे, मैं अपनी बहनों के पास ही तो हूँ। लेकिन हमने तो कभी तुझे ना अपनी बहन माना, ना ही तुम्हारे साथ कभी तमीज से बर्ताव किया। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दे काव्या। हमारी अमीरी और गोरापन किसी भी चीज ने हमें वो खुशी नहीं दी जो हमारी छोटी बहन ने दी। माफी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है, और आप दोनों मुझसे बड़ी हो। आपने कभी मुझे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, अपनों में कहा सुनी चलती है, पर दूरियां नहीं। काव्या, भगवान ने भले ही हमें सूरत में सुंदरता दी हो, लेकिन तुम्हें तो सूरत और सीरत दोनों में ही भर भर के सुंदरता दी है, और उसकी बराबरी हम आजकल क्या कभी भी नहीं कर सकते। दीदी, मुझे बस आप अपनी बहन समझो, गोरी काली अमीर गरीब नहीं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी दोनों बहनें तो मिल गई, और मैं इसी में खुश हूँ। असली अमीरी बड़े घरों में नहीं होती, सोने चांदी में नहीं होती। असली अमीरी होती है उस दिल में जो रंग नहीं देखता, जो हालात नहीं देखता, जो सिर्फ इंसान देखता है। तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं। शादी करके कविता अपने मिडिल क्लास ससुराल में चली आती है। कविता के ससुराल में उसके सास ससुर हेमानी हरिया, पति देवर रोहन महेश और ननद अनीता, ये सब है। रोहन बेटा, बहू और तुम दोनों कमरे में जाके आराम करो। जी माँ, आप सभी जाकर आराम कीजिए। शादी की भागदौड़ में सब काफी थक चुके हैं। तभी रोहन कविता को लेकर अपने छोटे से कमरे में चला जाता है। अनीता, रसोई में चिकन है क्या? नहीं माँ, चिकन तो खत्म हो चुका है। महेश, आज तेरी बारी है मदन भाई के फार्म से मुर्गी चुराने की, तो तू ले आना आज मुर्गी। यार इतनी थकान लग रही है, ऊपर से आज मेरा ही नंबर आना था मुर्गी चुराने के लिए। आधी रात का समय। तभी महेश चुपके से काली चादर ओढ़कर घर से बाहर आता है। अच्छा है, गांव में सन्नाटा है। चलो अब तुरंत जाकर मदन भाई के फार्म से मुर्गी चुरा लेता हूँ। महेश अपने पड़ोस के बड़े से घर के आंगन में आता है, जिसमें काफी सारी मुर्गियां थी। महेश आसपास देखता है। कोई नहीं है, जल्दी से फार्म के अंदर से मुर्गी चुराकर अपने घर ले जाता हूँ। तभी महेश फार्म के दरवाजे को खोलने लगता है तो उस पर ताला लगा हुआ था। अब क्या करूं? ताला तोड़ना तो पड़ेगा ही, वरना कल हमें चिकन खाने को नहीं मिल पाएगा। तभी महेश एक पत्थर से जैसे तैसे ताला तोड़कर उस फार्म के अंदर से मुर्गी पकड़ता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। यार ये चिकन खाने के चक्कर में ना कोई दिन हम बुरे पिटेंगे। अगले दिन सवेरे कविता रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था करने आती है तो सामने एक थाली में कई सारा कटा हुआ चिकन रखा था। हाँ, ये चिकन कौन लाया? मुझे तो चिकन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर हेमानी और सब घर में थे। बहू को पता नहीं चलना चाहिए कि हम रोज रोज मदन भाई के फार्म से मुर्गियां चुरा कर लाते हैं। हाँ सही कहा तूने हेमानी। कविता चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है तो सब चाय नाश्ता करते हैं। अच्छा माँ, हम काम पर जा रहे हैं, दोपहर में आ जाएंगे हम घर खाना खाने। चल महेश। हरिया और उसके परिवार वाले नामपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहते हैं। बहू, घर की अच्छे से सफाई कर दे, फिर दोपहर के खाने में सबके लिए चिकन करी बना देना। यार, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, माँ जी मुझसे वही बनाने को कह रही हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं माँ जी। अच्छा सुन बहू, चिकन ना बहुत सारा है, तो तू आधे ही चिकन का चिकन करी बनाना। जी माँ जी। दोपहर का समय, 12 बज गए। चलो अब जाकर चिकन करी बना देती हूँ। कैसी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। माँ जी ने भी क्यों मुझे चिकन बनाने के लिए कह दिया?
तभी चिकन की स्मेल से कविता का जी मचलाने लगता है और उसे उल्टियां हो जाती हैं। अरे बाप रे! कविता को चिकन की स्मेल से एलर्जी थी, इसलिए वो बचपन से ना चिकन को हाथ लगाती थी, ना ही उसे खाती थी। एक काम करती हूँ, मुंह पर कपड़ा बांधकर चिकन करी बनाती हूँ। थोड़े समय बाद चिकन करी बन जाती है। तभी रोहन और महेश भी घर आ जाते हैं। अरे बहू, तुरंत सबके लिए खाना लेकर आ। तभी कविता खाना लेकर बाहर आती है तो सब उसके हाथ की बनी चिकन करी खाने लगते हैं और कविता अकेली ही पालक की सब्जी खा रही थी। आहा बहू रानी, तेरे हाथों में तो बड़ा अच्छा स्वाद है। हाँ, वाकई में चिकन करी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। भाभी, ये चिकन करी खाइए ना। अगर मैं इन्हें बता दूंगी कि मुझे चिकन खाना पसंद नहीं है, मुझे एलर्जी है, तो ये सब 100 सवाल पूछेंगे। वो क्या है ना, मैं जब भी चिकन खाती हूँ तो मुझे गैस हो जाती है, इसलिए मैं चिकन नहीं खाती। अरे क्या बहू तू भी, चिकन तो हर किसी को खाना चाहिए। अब हमें देख, हम तो रोज सवेरे शाम चिकन खाते हैं। अरे बाप रे! एक ही बार चिकन बनाने में मेरी हालत इतनी खराब हो गई। नहीं नहीं, मैं रोज चिकन नहीं बनाऊंगी। माँ जी, मैं वो नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पहले ही मेरे बाबा ने बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर मेरा ब्याह करवाया है। अगर इन लोगों ने मुझे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया तो मेरे बाबा तो बेचारे इस सदमे से ही मर जाएंगे। नहीं नहीं कविता, तो किसी को कुछ मत बताना। बहू, ए बहू, कहाँ खो गई? क्या बोल रही थी तू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। सब खाना खाने लगते हैं। कविता एक गरीब परिवार की बेटी है। उसके पिता ने बड़ी परेशानियों से कविता की शादी करवाई है। मुझे भी यही ससुराल मिलना था। शाम का समय। बहू जा, सबके लिए स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बना दे। कविता रसोई में आती है, पर चिकन की स्मेल उसे फिर से आ रही थी। तभी वो फिर से उल्टियां करने लगती है। अरे इनके चिकन बनाने के चक्कर में कहीं मैं इस दुनिया से न चली जाऊं। हाँ। थोड़े समय बाद चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। कविता ने अपने लिए दाल रोटी बनाई थी। तभी सब चिकन बिरयानी खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। भगवान जी, ये कैसा ससुराल है मेरा। जब एक ही दिन में यहाँ मेरी हालत इतनी खराब हो गई तो आगे क्या होगा मेरे साथ। आधी रात का समय। इस बार अनीता अपने कमरे से काली चादर ओढ़कर बाहर आती है और वो पड़ोस वाले मदन के फार्म से मुर्गी चुरा कर ले आती है। अगले दिन पड़ोस वाला मदन अपने घर के आंगन में खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे निकम्मो, चोर कहीं के! अगर मेरी मुर्गियां चुराना ही है तो मेरे सामने चुरा कर दिखाओ। तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसा डंडा मारूंगा ना कि जीवन भर खड़े खड़े शौच करोगे। क्या है मदन भाई, किस बात का शोर मचा रहे हो? अरे यार, कोई रोज रात को मेरे फार्म पर आकर ताला तोड़ रहा है और रोज मेरी एक मुर्गी चुरा कर ले जा रहा है। अरे अरे अरे, कैसे कैसे लोग हैं इस गांव में भी। अरे मदन भाई, जिसने भी तुम्हारी मुर्गियां चुराया है ना, उसके बदन में ऐसे बड़े बड़े खुजली वाले कीड़े चले और उनके चेहरे ना काले कीट हो जाएं। अरे बाप रे! बड़े बेशरम हो गए हैं लोग भी। बेचारे मदन भाई की मुर्गियों तक को नहीं छोड़ रहे। अरे अगर इतना ही चिकन खाने का शौक है तो पैसों से खरीद कर ले आओ मुर्गियां। ऐसे किसी गरीब की मुर्गियां क्यों चुरा रहे हो? बेचारे मदन काका कितने परेशान हो रहे हैं। थोड़े समय बाद सब घर आते हैं। तभी कविता जैसे ही रसोई में आती है तो सामने थाली में फिर से कई सारा चिकन रखा था। दोपहर का समय। कविता फिर से कपड़ा अपने मुंह पे लगाकर चिकन टिक्का बनाने लगती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम। अरे बहू, खाने में चिकन बिरयानी बना दे। हाँ, फिर से चिकन बिरयानी। आखिर कब मुझे इस चिकन से छुटकारा मिलेगा? एक मिनट एक मिनट। रोहन जी और देवर जी की कमाई तो कितनी कम है और मेरे ससुराल वाले भी कितने गरीब है। फिर ये लोग रोज रोज चिकन ला कहाँ से रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को यही लोग मदन काका के फार्म से मुर्गियां चुरा रहे हो। मुझे पता लगाना होगा। आधी रात का समय। हेमानी चुपके से काली चादर ओढ़े जैसे ही मदन के फार्म पर पहुंचकर मुर्गी चुराती है, तभी छत पर छुपी कविता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए चोर चोर चोर! अरे बाप रे, कौन है? तभी हेमानी घबराहट से उसी फार्म के अंदर मुर्गियों के बीच गिर जाती है और सब हेमानी को पकड़ लेते हैं। हेमानी बहन, आप? इसका मतलब मेरे फार्म से मुर्गियां आप चुरा रही थी?
देखो देखो गांव वालों, मेरे पड़ोसी ही मेरी मुर्गियों को चुराने वाले निकले। माँ जी, आप मुर्गियां चुरा रही थी? छी, मुझे तो आपको सास कहते हुए भी शर्म आ रही है। चिंदी चोरों, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही पड़ोसी के घर में चोरी करते हुए? पूरे गांव वाले इस आधी रात में हरि और उसके परिवार का खूब अपमान करते हैं। अपना इतना अपमान देखकर हरि और सब रोते रोते घर आ जाते हैं। इज्जत कमाने के लिए सालों लग जाते हैं माँ जी, पर गंवाने में एक पल नहीं लगता। आज आप सब पूरे गांव वालों की नजरों में गिर गए। हमें क्षमा कर, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद कभी चिकन नहीं खाएंगे। हाँ, चलो, चिकन से मेरी जान तो छूटी। उसके बाद कविता के ससुराल वालों ने हमेशा के लिए चिकन खाना छोड़ दिया और कविता को चिकन बनाने से हमेशा के लिए राहत मिल गई। अब वो रोज अपने ससुराल में सब्जी, चावल और दूसरे पकवान बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।